अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 6 बेसिक जो है फाइनेंशियल रेशियोज कौन सी हैं जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ये हमारा आज का 19वां लेक्चर है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे 6 बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज व्हाट दे रिवील। और इसमें आप ये देखें कि नंबर 1 जो रेशियो है वर्किंग कैपिटल रेशियो है जो कंपनी की हेल्थ के हवाले से हमें बताती है। नंबर 2 जो है क्विक रेशो है और नंबर 3 अर्निंग पर शेयर है और नंबर 4 प्राइस अर्निंग रेशो है। नंबर 5 डेब्ट टू इक्विटी रेशो है और नंबर 6 रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इन रेशो के हवाले से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद तफसील के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 19 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 6 बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज एंड व्हाट दे रिवील। 6 किस्म की मुख्तलिफ रेशियोज हैं और उनका रोल क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो रेशियोज हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको पता है कि 2 तरह के एनालिसिस हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और दूसरे फंडामेंटल एनालिसिस हैं। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी की जो रियल स्ट्रेंथ होती है या जैसे वो कंपनी का इनर होता है उसको बताते हैं हमें कि इनर या बुनियादी तौर पर कंपनी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है और क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो 6 बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज हैं ये हम कंसीडर करते हैं जब भी हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहली रेशियो आप देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो है, दूसरी जो है क्विक रेशियो है, तीसरी अर्निंग पर शेयर है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 6 हमारे पास डिफरेंट रेशियोज हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा यहाँ पर देखा आपने कि फंडामेंटल एनालिसिस जितने भी हैं रिलाइज ऑन एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जितने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से हम फाइनेंशियल डाटा को निकाल कर उसका जो एनालिसिस करते हैं इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है। अब यहाँ पर there are 5 basic ratios. They are often used to pick stock for investment portfolios. आपको पता है कि ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर खरीदते हैं इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है और इसको हम हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोलते हैं, यानी स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो ये 5 मुख्तलिफ यहाँ पर बेसिक रेशियो और इसके अंदर आपने देखा दीज इंक्लूड प्राइस टू अर्निंग जैसे हम बात कर चुके हैं, डेब्ट टू इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड सो ऑन सो ऑन। चलिए हम पहली बात करते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो जो है इसको हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं किसी कंपनी की या हेल्थ या कैश फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पर इससे क्या मुराद है, फर्ज करें कि मैं इस वक्त आपसे पूछता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपके पास कितना कैश है। फर्ज करें कि आप 10 प्लाटों के मालिक हैं, आपकी 2 फैक्ट्रियां हैं और इसी तरह आपके मुख्तलिफ बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में इस वक्त 50,000 रुपया कैश है। तो वो जो कैश आपके अकाउंट में मौजूद है या कोई इस तरह से आपके बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो वो जो कैपिटल इस वक्त आपके हाथ में है कैश, उसको वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल जो होता है ये बेसिकली किसी भी कंपनी का एक तरह का उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है कि फाइनेंशियली वर्किंग जो है वो कितनी स्ट्रांग है। अब इसमें आप देख लें वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स कंपनीज एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटी।
हर कंपनी की कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होती हैं, और उन लायबिलिटी यानी कि जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां आप कह लें, उर्दू में इसे अगर कहेंगे, जो वाजिबुल अदा कुछ चीजें हैं, तो ये जो उसकी लायबिलिटीज है उसको पे करने की सलाहियत जो है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और जिसके पास जितना अच्छा ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगा उतनी वो आसानी से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकती है, अपनी जो लायबिलिटीज है वो पे कर सकती है। तो वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन फर्म्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। जो उसके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का फर्क है, उसको आप उन दोनों का डिफरेंस यानी फर्ज कर लें कि एसेट फर्ज कर लेते हैं हम कि 2 लाख रुपए है, फर्ज कर लें, और जो लायबिलिटीज है 1 लाख है। अगर 2 लाख में से 1 लाख निकाल दें तो ये उसका वर्किंग कैपिटल 1 लाख होगा। अगर दूसरी कंपनी का एसेट 5 लाख है, लायबिलिटीज फर्ज कर लें 2 लाख है, तो उनका जब फर्क आप निकालते हैं तो वो 3 लाख का फर्क आ जाएगा। तो डिपेंड करता है इसी तरह से ये दोनों का फर्क जो होता है करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी के साथ, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। और ये आप बैलेंस शीट जो होती है वहां से इसका आइडिया आपको हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि असेसिंग द हेल्थ ऑफ कंपनी इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट इन्वॉल्व, ये अंडरस्टैंडिंग इट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, आपके पास कितना कैश मौजूद है, how easily how easily that company can turn assets into cash to pay short term obligations, यानी कि आप कितनी आसानी से पैसा जनरेट कर सकते हैं या पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आपकी लिक्विडिटी कहलाती है। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल करंट एसेट जो है वो 8 मिलियन है, करंट लायबिलिटी 4 यानी 4 मिलियन है। तो जब इनकी रेशो निकाली 2:1 की आई है आपके पास, और इसी तरह से 2:1 की रेशो के हिसाब से जब आप इसमें से 8 मिलियन में से 4 मिलियन निकालते हैं तो बाकी जो आपके पास 4 मिलियन बच जाता है, वो आपकी लिक्विडिटी है। ठीक हो गया। तो वर्किंग कैपिटल आप सिंपल या सादा लफ्जों में किसी भी कंपनी की जो लिक्विडिटी होती है उसको कह सकते हैं, या उसकी हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ अगर आप टर्म यूज करें। वर्किंग कैपिटल रेशो इज एक्चुअली द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी। जिसकी ये जो वर्किंग कैपिटल जितना ज्यादा होगा उतनी वो ज्यादा सेहतमंद और हेल्दी कंपनी कंसीडर की जाएगी। फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर रहे हैं। जिसका वर्किंग कैपिटल कम होगा, मुश्किलात आएंगी उसको, उतनी वो कमजोर है, उतनी वो बीमार कंपनी कंसीडर की जाती है। तो वर्किंग कैपिटल जो है ये एक सबसे बेसिक वजह बन जाती है। जब आप किसी भी कंपनी के एनालिसिस करते हैं तो आपने इसको बहुत ही गौर से और एहतियात से देखना है। इसके बाद क्विक रेशोज हैं। क्विक रेशोज में सिर्फ एक ही बात है कि आप जो इन्वेंट्रीज हैं उसको करंट एसेट्स में से आप माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री को, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो उसने बताया कि ये कुछ टाइम लेती है सेल होने में और लिक्विड एसेट बनने में। लिहाजा ये जो टाइम टेकिंग होने की वजह से अगर आप इसमें से करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को निकाल दें, बहुत से लोगों को ये नहीं आइडिया होगा कि इन्वेंट्री क्या है। तो इन्वेंट्री फर्ज करें कि जो स्टॉक होता है बेचने के लिए, जो चीजें आपने रखी हुई होती हैं, जो प्रोडक्ट्स जितनी मिकदार में, उसको इन्वेंट्री बोला जाता है। तो फर्ज करें कि आपके पास जितनी ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं अभी सेल होने वाली, उनको आप उस स्टॉक को उसमें से निकाल दें करंट एसेट्स में से, तो ये आपका क्विक रेशियोज आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर जो है कितने पैसे कमा रहा है, ये हमें देखना होता है। अब क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने शेयर खरीदना होता है, तो आप इस बात से देखते हैं कि एक शेयर जो मैं खरीदूंगा ये पैसा कितना कमा रहा है। तो आप इसमें देखते हैं, उसी हिसाब से पहले आप देखते हैं पिछले 5 सालों में कितना कमाया, पिछले 1 साल में कितना कमाया, पिछले 2 साल में कितना कमाया। तो अर्निंग पर शेयर मेजर्स नेट इनकम अर्न ऑन ईच शेयर कंपनीज कॉमन स्टॉक। अब यहाँ पर ये जो टर्म इसने यूज किया है कॉमन स्टॉक, ये बात समझने वाली है
हम जितने भी शेयर खरीदते हैं मार्केट के अंदर वो सारे कॉमन शेयर होते हैं। हम प्रीफर्ड शेयर नहीं खरीदते। प्रीफर्ड शेयर हमें नहीं दिए जाते। प्रीफर्ड शेयर जो बड़े-बड़े हेज फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी के साथ डील करके डायरेक्ट ले लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो शेयर बेच रहे होते हैं कंपनी के, वो कॉमन स्टॉक होता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये टर्म यूज किया गया कॉमन स्टॉक, कि जितना भी मुनाफा एक कॉमन स्टॉक कमाता है, वो उसको जो है टोटल इनकम अर्न ऑन ईच शेयर ऑफ अ कंपनीज कॉमन स्टॉक, वो उसकी अर्निंग पर शेयर होगी। अब आप गौर से देखें, कंपनीज एनालिस्ट डिवाइड्स इस नेट इनकम, जो कंपनी की नेट इनकम यानी टोटल इनकम होती है, वो बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो है इसमें सबसे पहले तो आपने देखा कि जो कंपनी की नेट इनकम है उसको जब ये वेटेड एवरेज किया जाता है नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स के साथ, तब ये आपके पास आती है। तो कॉमन शेयर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ज़रूर ज़हन में रखना होगा। प्रेफर्ड शेयर अलहदा से हैं, कॉमन शेयर अलहदा से हैं, और इस पे डिटेल में बात इंशाल्लाह अगर नहीं हुई तो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कर लेंगे। If a company has zero or negative earning, then earning per share will also be zero or negative. ये जब लॉस होता है कंपनी को, तो तब आप उसकी जीरो या नेगेटिव अर्निंग में चले जाते हैं। अब प्राइस अर्निंग रेशियोज जो है, प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है, और इसके साथ अर्निंग जो है वो अर्निंग पर शेयर है। तो प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर, जब इसको आप रेशो यानी डिवाइड करके निकालते हैं, तो ये इसकी पीई रेशो निकल आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये देखते हैं बहुत से इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो वो पिछली पीई रेशोज, 5 साल की पीई रेशो, 10 साल की, 2 साल की, 1 साल की देखते हैं कंपनी की, और उसके बाद वो असेस करते हैं कि एवरेज पीई रेशो क्या हो सकती है, और वो फिर एवरेज पीई रेशो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से होती है। ठीक हो गया। बाकी ये लेक्चर आपके साथ शेयर किया है, आप इसे डिटेल में पढ़ लेंगे, इसमें कोई इतनी और कोई अहम बात नहीं। अब इसमें आप देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जिस कंपनी का जितना ज़्यादा कर्जा होगा, मकरूज कंपनी होगी, उतना ही उसके ऊपर जो है वो उसका बिजनेस, इसका मतलब है वो लॉस में जा रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा जितनी भी अर्निंग है उसकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका हिस्सा उसकी जो कर्जे हैं वो पे करने में चले जाते हैं। तो आप ये फ़र्ज़ कर लें कि एक बंदा 1 लाख रुपए महीने की सैलरी कमाता है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है। अगर उसने जो गाड़ी भी कर्जे पे ली हुई है, उसने मोबाइल भी कर्जे पे लिया हुआ है, उसने एयर कंडीशनर भी कर्जे पे लिया हुआ है, घर का कुछ फर्नीचर भी उसने कर्जे पे लिया हुआ है, तो उसने 4 कर्जदारों को पैसे देने हैं हर महीने। तो फर्ज करें उसकी जो सैलरी है उसका 60,000 रुपया तो इन कर्जदारों को ही चला जाता है। अब उसकी महीने की जो घर का खर्चा है वो 60,000 रुपया, तो वो उसकी टोटल फर्ज कर लें 1,20,000 रुपया ये कर्जे और उसका खर्चा पर्सनल डाल के 1,20,000 बनता है, लेकिन उसकी सैलरी 1 लाख है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? तो इसी तरह से अगर वो कुछ और कर्जा ले लेता है तो उसको भी उसने पे बैक करना होता है। तो जितना ज़्यादा लोन होगा या डेब्ट होगा किसी भी कंपनी पर, उतना ही ज़्यादा वो उसके लिए, आप समझ लें कि वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो डाउन होगी, और आपने उतना ही मोहतात होकर उसमें इन्वेस्टमेंट करना होती है। ठीक है? ये आप देखिए कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग आउटस्टैंडिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट। जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह का डेब्ट है, इनको आप दोनों को सम अप कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एंड डिवाइडिंग इट बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? आपको पता है कि जब कोई कंपनी बनती है, तो उसके जो शेयर की वैल्यू उस वक़्त डिसाइड की जाती है, उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। और हर तरह जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है तो उसमें बुक वैल्यू दी हुई होती है।
तो आप उसमें उसका टोटल जो डेप्ट है उसको डिवाइड कर दें बुक वैल्यू से, तो आपको ये रेशो मिल जाती है। ठीक हो गया। लेट्स से इसमें आगे एग्जांपल दी है कि XYZ हैज 3.1 मिलियन वर्थ ऑफ लोन एंड हैड शेयर होल्डर्स, इक्विटी इसकी जो 13.3 है। तो ये जो इसका आ गया द वर्कआउट टू मॉडेस्ट इसमें 0.023 है विच इज एक्सेप्टेबल। अब इसमें ये आ जाता है कि अगर किसी भी कंपनी का टोटल जो है फर्ज कर ले उसकी इक्विटी का 5वां हिस्सा यानी 20% तक लोन है, तो वो एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाता है। फर्ज कर ले मसलन एक बंदे की 1 लाख सैलरी है और 1 लाख में से अगर उसने 20,000 का फर्ज कर लेते हैं कि कर्जा लिया हुआ है, तो वो उसका 20% बनता है। यानी कि 20% तक जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है ये एक्सेप्टेबल कंसीडर की जाती है, लोअर कंसीडर की जाती है। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट करना होती है हम ये देखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो 50% हो, 70% हो, 80% हो। ऐसी कंपनीज जिसमें ये 40 या 30% से ज्यादा है वो कंपनीज क्या होगी, रिस्की कंपनीज होंगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये 30% से ज़्यादा ना हो। बहुत सी कंपनीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें ये 50% हो, 60% हो, 70% हो। उस हिसाब से तो वो कंपनीज उतनी ज़्यादा रिस्की होती जाती है। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए आपने ये देखना है कि 20% या 20% से कम अगर कोई कंपनी है उसका डेब्ट टू इक्विटी है या मैक्सिमम चले 25% तक हो जाए, चौथा हिस्सा कर लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर है तो वो रिस्की आ जाता है और हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करना चाहिए। बाकी फैक्टर्स भी हैं लेकिन ये सबसे मोहलक फैक्टर होता है। कर्जा जो है ये सबसे मोहलक फैक्टर है किसी भी बिजनेस की तबाही के अंदर। और वो अगर बैंक लोन हो तो वो तो और भी ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाता है क्योंकि बैंक ने तो अपनी एक फिक्स परसेंटेज लेना होती है। अब इसके बाद जो छठी हमारे पास आ जाती है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बहुत अहम फैक्टर है। फर्ज करें कि पहले साल में रिटर्न ऑन इक्विटी जो था फर्ज कर ले $1 मिल रहा था, दूसरे साल में $2 मिला, तीसरे साल में $3 मिला। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो हम पिछले 5 साल का डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद 2 साल का, फिर 1 साल का करते हैं और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हाईएस्ट कितना था, लोएस्ट कितना था, एवरेज कितना था। फिर हम देखते हैं कि अब किस तरह की जो है वैल्यू जा रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब हमें क्या कह रही है और क्या एक्सपेक्टेड जो है रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल का हमें मिल सकता है। तो ये पहले तो हमें देखना होगा 5 साल में हाईएस्ट कितना था, लोएस्ट कितना था और एवरेज कितना है और इस साल फिर कितना हो सकता है। उसके बाद फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है। अब इसमें फिर वही बात आ गई कि कॉमन शेयर होल्डर वांट टू नो हाउ प्रॉफिटेबल देयर कैपिटल is in the business they invest in. Return on equity calculated by firm's net earning after taxes जो होती है, subtracting इसको डिविडेंड शेयर्स जो प्रीफर्ड डिविडेंड्स है एंड डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय कॉमन इक्विटी। तो इसमें से आपने क्या किया कि टोटल जो फर्म था उसमें टैक्सेस का निकालने के बाद आफ्टर टैक्सेस के प्रीफर्ड जो डिविडेंड जो प्रीफर्ड शेयर के डिविडेंड या मुनाफा था उसको भी निकाल दिया। उसके बाद जो बाकी मुनाफा बचा है उसको डिवाइड किया कॉमन शेयर्स पर, तो आपके पास ये आएगा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ओवरऑल आप ये देखते हैं ये जो 6 की 6 हमने आज रेशोज डिस्कस किए हैं, ये इन 6 में 2 रेशोज बहुत ज्यादा अहम थी। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इसको देखा। उसके बाद ये कि आप इसे लाइक करके शेयर कर देंगे और नीचे आपने कमेंट ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे हमारी ये बात। अब इसमें आप ये देखें कि जो सबसे पहली रेशो थी ये बहुत अहम थी, वर्किंग कैपिटल रेशो।
इसका आपने बहुत ही ख्याल करना है। अब देखिए जितने भी इन्वेस्टर मार्केट में आपको नज़र आएँगे वो ईपीएस की बात करेंगे, पीई की बात करेंगे। ये दोनों बहुत रुल गई हुई है, इनको आप ठीक है छोड़ दें, इनकी बातें छोड़ दें। जो आपने देखना है सबसे अहम आपने 2 चीज़ों को देखना है। एक तो आपने ये देखना है इसका क्या यार एक इसका आपने ये देखना है कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है इसकी वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ फाइनेंशियल हेल्थ इसकी बताते हैं। दूसरा जो है आपने यहाँ पे ये देखना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये दोनों रेशियोज़ जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। इन दोनों को आपने बहुत केयरफुली देखना है। एक तो ये इसका कैश फ्लो कितना है, लिक्विडिटी इसके पास लिक्विडिटी इसके पास कितनी है। यानी कि लिक्विडिटी जो कैश की होगी वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को बताएगी। और जो दूसरी अहम बात आपने देखनी है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का कर्जा जो है 30% इक्विटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज के इस लेक्चर का हमारा मेन पॉइंट ये 2 कंपनी की लिक्विडिटी जिसको फाइनेंशियल हेल्थ कहा पहला और कर्जा 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी आपको याद रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 2 बातें आप भूल गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।